which is internationalization of Indian rupee. Very important issue, very important issue. Internationalization of Indian rupee. देखिए आर्टिकल है अनलॉकिंग इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियल द पाथ टू रूपी इंटरनेशनलाइजेशन। ये इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 का वैसे तो इशू है, लेकिन इसमें कई सारे और भी इश्यूज अपने आप में जुड़ेंगे, तो उनको हम लोग इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी का क्या मतलब है, इसको हम लोग देखें। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब कि अंतरराष्ट्रीयकरण करना, कि इंडियन रूपी अब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांजैक्ट हो रही है, इंडियन रूपी का इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। अभी की डेट में आप जानते होंगे कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जाता है तो यहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर कोई हार्ड करेंसी, मोस्टली इट इज यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके इंडियन रूपी को भी एक इंटरनेशनल करेंसी बना दें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंडियन रूपी भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले से 5 करेंसीज यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज रेनमिनबी या चाइनीज युआन यूज हो रहा है। ये 5 करेंसीज आईएमएफ के बास्केट में हैं, इनको हम लोग हार्ड करेंसीज बोलते हैं। दुनिया भर के कंट्रीज इन्हीं 5 करेंसीज में अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करते हैं। तो ये अगर इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारी करेंसी भी इंटरनेशनल करेंसी बन जाए, तो फिर यही बात आएगी कि हम लोग क्यों चाहते हैं ऐसा, क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन उठता है कि इसकी नीड क्या है। पिछले वाले इशू की तरह से यहां पर भी हम लोग नीड के ऊपर बात करें। नीड क्या है, क्यों जरूरत है भाई, क्यों इसके बारे में बातें की जा रही हैं, क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या डॉलर से काम नहीं चल रहा है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं इसके साथ, डॉलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया को ईरान से ऑयल परचेज करना है और ईरान को इंडिया से टेक्सटाइल परचेज करना है, उनको इंडिया से मेडिसिन परचेज करनी है। तो इंडिया को कुछ चाहिए ईरान से, ईरान को कुछ चाहिए इंडिया से, और दोनों ही लोग, इसका मतलब दोनों के पास में नीड है, हमको कुछ ना कुछ सामान चाहिए। और क्या इंडिया के पास पैसा नहीं है, ईरान के पास पैसा नहीं है, दोनों के पास पैसा है, लेकिन हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम दोनों ही देश चाहते हैं आपस में बिजनेस करना, डिमांड भी है, सामान भी है, पैसा भी है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमको एक चीज की आवश्यकता है, और वो है इन 5 हार्ड करेंसीज में से कोई एक, और मोस्टली इट इज यूएस डॉलर्स। अब हमको चाहिए यूएस डॉलर, हमें भी यूएस डॉलर चाहिए होगा, उन्हें भी यूएस डॉलर चाहिए होगा। दो देश को आपस में ट्रांजैक्शन करना है और आवश्यकता है किसी तीसरे देश की और उसके करेंसी की। अब हम यूएस डॉलर की डिमांड करेंगे, अब हमें यूएस डॉलर चाहिए, उनको भी यूएस डॉलर चाहिए, तो दोनों को यूएस डॉलर देने के लिए यूएस डॉलर क्या करेगा, उनकी करेंसी, उनकी कितनी करेंसीज को एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर में। तो जितनी बार करेंसी एक्सचेंज होगी उतनी बार वो एक्सचेंज करने का वो फीस लेगा। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने आप ऐसे ही नहीं हो जाता। ऐसा तो है नहीं कि उसमें डॉलर जो नोट के फॉर्म में कोई लेकर आ रहा है, प्रिंट नोट के फॉर्म में, वहां पे करेंसी नोट्स का तो इस्तेमाल होता नहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, ऑनलाइन मोड में होते हैं, और ऑनलाइन मोड में होते हैं एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जिसको बोलते हैं स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अब ये स्विफ्ट प्लेटफॉर्म कौन चलाता है, ये यही लोग चलाते हैं, ये जिनकी हार्ड करेंसीज है। मोस्टली इट इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी कंट्री के ऊपर में सैंक्शन लगा दिया। उसको सैंक्शन लगाने का मतलब क्या है, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से उसका पत्ता साफ कर दिया। अब ईरान स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ईरान स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो भारत अब ईरान के साथ में किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो अब आप समझ रहे हैं, हमें ईरान से ऑयल परचेज करना है, ईरान हमको डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, ईरान हमारे बगल में, ईरान से हम तेल आसानी से ले सकते हैं, ईरान को हमसे भी कुछ सामान चाहिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ईरान हमसे कह रहा है कि आप हमसे ऑयल ले लें तो हम आपसे बहुत सारा सामान परचेज कर लेंगे।
इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया के बिजनेसेस बढ़ेंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन कोई एक तीसरा देश है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है कि हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर सकते क्योंकि किसी और की मर्जी नहीं। इसी प्रकार से रशिया, अभी आप देख रहे होंगे भारत के पास $650 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व है। इसी के आसपास का एट पार अमाउंट का लगभग $650 बिलियन के आसपास का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया के पास भी था। लेकिन ये पूरा रिजर्व जब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई तो धरा का धरा रह गया। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर और उन्होंने बोला कि हम मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस लगा रहे हैं। ऐसा सैंक्शन जो कि इतिहास में अब तक किसी के ऊपर नहीं लगा, वो रशिया के ऊपर लगाया गया। रशिया के पास पैसा है $650 बिलियन, लेकिन वो धरा का धरा रह गया, वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो कल को ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्या भारत के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? भारत ने, आपको पता होगा कि 1998 में पोखरण टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट। हम लोगों ने पहले 1970s में 1974 में एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया और उसके बाद में हम लोगों ने 1998 में पहली बार परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन करके उसका टेस्ट किया। तो जैसे ही हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण 2 1998 में, हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए गए। ऐसे ही हम भी उस समय इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कुछ समय तक नहीं कर पा रहे थे। कोई भरोसा है कि आगे चल के हमारे ऊपर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? आप कहते हैं कि अमेरिका आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कब तक दोस्त? क्या कल को हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे? आप ध्यान रखिएगा, हमने कोई सीटीबीटी एनपीटी पर साइन नहीं किया है। और हालांकि एक बार हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम लोगों को उस समय और टेस्ट करने थे। अपनी फुल कैपेबिलिटी अभी हम लोगों ने उसकी जांच नहीं की है। हमारे पड़ोसी देशों के पास में और ज्यादा एडवांस टाइप के वेपन, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, और कल को अगर हमें भी टेस्ट करना हुआ तो हम फिर से सैंक्शन झेलेंगे। अब अमेरिका किस चीज से नाराज हो जाए हमें क्या पता। अब हम क्या अपने बिजनेसेस को करते समय ये देखते रहेंगे कि अमेरिका तो नहीं नाराज हो रहा, अमेरिका तो नहीं नाराज हो रहा? अगर यही बार बार देखेंगे तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा रहने का क्या मतलब है कि हम इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री बनाना चाहते हैं? हमारी सॉवरेनिटी कहां गई? तो ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर में एक खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए हम लोगों को ऐसे सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है। तो एक तो ये बात आ गई। इसके अलावा देखिए एक और बात है, अभी आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में क्यों हो रहा है, ये बात ही समझिए। आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर को लोग एक स्टेबल करेंसी मानते हैं। डॉलर को माना जाता है कि डॉलर अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर देश है, उसकी इकोनॉमी तो नहीं डूब जाएगी। तो हम और देखिए किस चीज में ट्रेड किया जाता है, इसको एक बार मॉनेटरी कॉन्सेप्ट समझिए। हमको जब भी कोई हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, से सबसे पहले क्या होता था? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में हम लोग मनी के तौर पर क्या इस्तेमाल कर रहे थे? हम लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे कि हमको एक सामान की आवश्यकता है, आपको दूसरे सामान की आवश्यकता है, हमने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे के साथ। कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम देखा जाने लगा। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास में ग्रेन्स है और आपके पास में टेक्सटाइल, और मैं ग्रेन्स को टेक्सटाइल से एक्सचेंज कर लूं। लेकिन आप मेरे पास आए टेक्सटाइल लेके मुझसे ग्रेन लेने के लिए, हो सकता है मुझे उस समय टेक्सटाइल की आवश्यकता ही ना हो, मैं क्यों लूंगा? फिर वैल्यू कैसे तय होगी? कितने टेक्सटाइल के बदले कितना ग्रेन? और ये हर बार बदलेगा, अलग अलग कॉमोडिटी का वो बदलेगा, किस कॉमोडिटी के बदले क्या कॉमोडिटी देंगे, और प्लस उस कॉमोडिटी की वैल्यू हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी? वो नीड बेस्ड होगा, हमें आवश्यकता नहीं है तो नहीं लिया जाएगा, नहीं एक्सचेंज होगा। तो बार्टर सिस्टम इस प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो आया कि ऐसा कोई चीज रखते हैं जिसको हम लोग करेंसी, मनी बोलते हैं, वो रखा गया कि एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हमेशा रहे। करेंसी है क्या? ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है, जिसमें ट्रस्ट सबको रहे। तो यहां पे ट्रस्ट फैक्टर, डॉलर को, उसके पहले हम लोग गोल्ड में ट्रांजैक्शंस करते थे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन गोल्ड में होते थे, लेकिन गोल्ड को खत्म करके डॉलर को लाया गया, बोला गया डॉलर में करते हैं। अब डॉलर में अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो समझ रहे हैं
हर बार आपको अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराना हो और हर बार इसके लिए ट्रांजैक्शन फीस लगती है, वो डॉलर लेता है। प्लस डॉलर की नीड होगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें, इंडियन करेंसी एक टाइम पर $1 1 रुपए के बराबर थी। कभी ये ₹5 ₹10 तक हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ये बढ़ते बढ़ते ये ₹80 के आसपास आ गई। ₹80 पार है। कैसे होता है? क्योंकि हमको ऑयल चाहिए, पूरी दुनिया को ऑयल चाहिए, और जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ज्यादातर ने पेट्रो डॉलर्स अपना रखे हैं। मतलब उनको ये बात बोली गई है कि आप ऑयल बिना डॉलर के नहीं बेचेंगे। आप अगर डॉलर किसी को ऑयल देंगे तो उसके बदले में डॉलर ही लेंगे, कोई और करेंसी नहीं लेंगे। तो अब आपको जितनी बार अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो डॉलर तो ऑयल चाहिए, ऑयल जितनी बार लेना होगा आपको डॉलर चाहिए होगा। से कि आपने एक बार डॉलर लेने के लिए गए, आपको $1 चाहिए था, आपने ₹1 दिया। अगली बार अमेरिका ने बोला कि नहीं, अब ₹1 में नहीं मिलेगा, ₹5 दो तब जाके $1 देंगे। तो आपने ₹5 दिया, $1 मिला। फिर बढ़ा के उसने ₹10 कर दिया, फिर ₹15 कर दिया। ऐसे बढ़ते 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 आज की डेट में ₹80। हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इसका प्रॉपर मैकेनिज्म की एक वैल्यू कैसे तय होती है। आज की डेट में कुछ करेंसी मार्केट्स होते हैं, वहां पर करेंसी ट्रेडिंग होती है और उससे रेट डिटरमाइन किया जाता है। फिर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर किसी करेंसी की नीड होगी तो उसकी डिमांड होगी तो रेट बढ़ता रहेगा। और यही कारण कारण है कि ये डॉलर लगातार महंगा होता जा रहा है। तो डॉलर महंगा हो रहा है तो अल्टीमेटली हो क्या, रुपये की वैल्यू गिर रही है। इससे प्रॉब्लम आती है हमको हमारा इंपोर्ट करने में। अभी आप सोचिए कि अगर आपको ऑयल मंगाना बाहर से, पहले आपने ऑयल मंगाया और $1 का अगर ऑयल, पहले आपको उसी $1 के ऑयल के लिए ₹5 देना पड़ता था, अभी ₹15 देना पड़ रहा है। ₹50 देना पड़ा, फिर अभी बढ़ते बढ़ते ₹80 देना पड़ रहा है। तो आपको ज्यादा वैल्यू चुकानी पड़ रही है। तो आपका इंपोर्ट हर बार क्या होता है, महंगा होता जाता है। आप फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको फीस पे करनी है डॉलर में, आपके पिताजी कमाते हैं रुपीज में, वहां की फीस है $10,000 और पहले एक्सचेंज रेट था ₹70, अब हो गया ₹80। वहां पे तो 10 का आंकड़ा बदला, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 70, अभी 10,000 इंटू 80, आपको ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस देखिए, भी बात की जा रही थी यहां तक की, तो एक बात हो गई कि अगर घर कल को सैंक्शन लगा दिया गया तो हम क्या करेंगे। एक और बात आती है, डॉलर की स्टेबिलिटी, डॉलर की वैल्यू। कहते हैं कि डॉलर लगातार ज्यादा प्रिंट होता जा रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका की मार्केट में इन्फ्लेशन है, और सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए क्या किया गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। इंटरेस्ट रेट्स जहां बढ़ाए गए, इससे उनके बिजनेसेस को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और जहां बिजनेसेस सफर हुए वहां पर रिसेशन आना शुरू हो गया। और देखिए, अभी कोई एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और हुई तो ये अमेरिकन रिसेशन और बढ़ता जाएगा। यूरोप में रिसेशन आ चुका है, अमेरिका में रिसेशन आ चुका है, और ये रिसेशन लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, डॉलर और ज्यादा वीक होता जाएगा। और अगर डॉलर और ज्यादा वीक हुआ तो आपके पास में जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने बना के रखा है वो सब क्या होगा, ये भी कमजोर हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू चली जाएगी। तो इसलिए जरूरत है, और फिर अगर वैल्यू चली गई एक बार को डॉलर की, तब आप इंटरनेशनल ट्रेड किस में करेंगे। इसलिए इस बात की आपको आवश्यकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करने के लिए उसके पहले अपनी करेंसी को उस पोजीशन पर पहुंचा लें, जैसे कि अगर कल को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, डॉलर की स्टेबिलिटी सफर करती है, तो भी आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ना रुकें, वो हम लगातार करते रह सकें। अब बात यहां तक अगर आपको समझ में आ गई तो फिर यहां पर एक बात उठेगी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी करेंसी कोई लेगा क्यों। आप यही तो चाहते हैं ना कि इंटरनेशनल करेंसी में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में और आपकी भी करेंसी इस्तेमाल हो। आज की डेट में लोग डॉलर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि डॉलर से वो कहीं से भी देश में कोई परचेसिंग कर सकते हैं। हर देश में डॉलर चलता है। इंडियन रुपी कितने देशों में चलता है, कौन इंडियन रुपी लेगा।
इंडियन रुपी कोई तभी लेगा जबकि उसको इंडियन रुपी की नीड होगी। आज जैसे कि आप देखेंगे चाइनीज करेंसी युआन, चाइनीज युआन आज की डेट में क्या हुआ, वो बन गई इंटरनेशनल करेंसी। हालांकि पूरी तरीके से नहीं बन पाई है, उसको अभी एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आईएमएफ के बास्केट में आ गई, हार्ड करेंसी बन गई। कैसे हो पाया ये? क्योंकि आज चाइनीज युआन की नीड है। कैसे नीड है? अगर चाइना चाहे तो वो नीड और ज्यादा पैदा कर सकता है, क्योंकि आज दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा चाइना में होती है। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के हर एक देश को चाइना से सामान खरीदना। चाइना ने अगर ये बात बोलनी शुरू कर दी कि आपको सामान चाहिए तो आप युआन लेकर आइए तभी सामान मिलेगा, तो लोग युआन की डिमांड करने लगेंगे, युआन चाहिए होगा लोगों को। और अगर हर देश को डिमांड है युआन की, तो सब आपस में अगर ट्रेड करेंगे तो भी युआन में कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे पास युआन होगा रिजर्व में तो भी ये यूज में आ जाएगा हमको। इस युआन का आप करेंगे कि आप जाके चाइना से सामान खरीद लेंगे उस युआन का। युआन इस्तेमाल में आता है ना कहीं ना कहीं। इंडियन रुपी कहां इस्तेमाल में आता है? कई बार ये लगता है लोगों को इंडियन रुपी अगर हमने एक्सचेंज में ले भी लिया तो इंडियन रुपी से हम करेंगे क्या, कितनी चीजें खरीद लेंगे? आज की डेट में इंडिया कितनी चीजें सप्लाई करता है? ग्लोबल वैल्यू चेन में आज कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया का है? बहुत कम है। तो हमको पहले आवश्यकता है इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया के कंट्रीब्यूशन, इंडिया के शेयर्स को बढ़ाने की। मैंने किसी सामान को बनाने के लिए, जो एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे रॉ मटेरियल से होते होते तब जाकर वो प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो जिन चीजों से बनता है वो सभी चीजें अगर आप बनाते हो, सभी ये सब वैल्यू चेन के पार्ट है। से कि सबसे पहले पेड़ लगाया जाता है उस रबड़ का, उस पेड़ से उसमें से एक मटेरियल निकालना जाता है जिसको बोलते हैं गुट्टा पर्चा, फिर उससे रबड़ बनाया जाता है, रबड़ से टायर बनाया जाता है, कहीं से मेटल की माइनिंग की जाती होगी, उससे नट बोल्ट, उससे पार्ट्स बनते होंगे, फिर ये सब आपस में सप्लाई होते हैं, तो कहीं जाके कहीं पे इंजन बनता है, कुछ कहीं पे कुछ और बनता है, वो सब मिलते हैं तो कार बनती है। तो अगर आपको सिर्फ कार नहीं बनानी है, कार का इंजन भी बनाना है, कार का गियर बॉक्स भी बनाना है, गियर बॉक्स और इंजन और बॉडी बनाने के लिए मेटल जो चाहिए वो मेटलर्जी भी आप करते हो, उन मेटल की माइनिंग भी आप करते हो, उसकी टायर बनाने के लिए रबड़ भी आपके पास में हो, रबड़ के लिए जो उसकी फार्मिंग भी आप करते हो। इतना सब कुछ, ये पूरी वैल्यू चेन, एंटायर वैल्यू चेन अगर आपके पास में है, तब जाके आपकी डिमांड बढ़ेगी। और आपकी अगर डिमांड बढ़ेगी, इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ेगी, तब जाके इंडियन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी हो पाएगी। ये तो अल्टीमेट चीज है। तो अभी बात आती है कि ये बात आपको समझ में आ गई, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी क्या है, उसकी नीड क्या है, और ये कैसे कर सकते हैं। करने के लिए आपको इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा स्टेबल बनाना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करना होगा, उसका दायरा बड़ा करना होगा, और लोगों को इंडियन रुपी की नीड है ये बात समझानी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? जबकि इंडियन इकोनॉमी और बड़ी होगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस और बड़ा होगा। तो यहां तक तो बात हो गई, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, और अगर हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें, इसका एडवांटेज समझें और ये क्या काम करेगा। अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में कर रहे होंगे तो इससे ये जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है हर बार, ये जो हम लोग कभी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना होता है तो एक ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। मैंने भी बताया कि जो करेंसी आप एक्सचेंज कराते हैं अपनी करेंसी को डॉलर में, तो कोई और डॉलर में अपनी करेंसी करेगा, ये सब चीजें जो होती हैं, यहां पर ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका बच जाएगा अगर रुपीज में हो रहा है। इसी तरीके से आपका एक्सपोर्ट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप आसानी से अपना सामान किसी को बेच पाएंगे। किसी कंपनी, किसी भी कंट्री को अगर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं और उनसे कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज अगर आपने कर लिया, रुपीज में काम करना शुरू कर दिया, तो आपके वहां पे सामान बिकने की चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इट विल इंप्रूव योर एक्सपोर्ट। इसी तरीके से अगर बात करें तो कैपिटल हम लोग लेकर आते हैं, ये कैपिटल भी हम लोग डॉलर में ही लेकर आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इंडिया की ही करेंसी आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको उसमें क्या खर्च करना है? कुछ नहीं खर्च करना है, तो वो खर्च कम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इजी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर बात करें, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आने पाएगी।
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या थी? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब होता है आपको फॉरेन एक्सचेंज में अपना एक रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है, जिससे कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकें। आपको मिनिमम 3 महीने का इंपोर्ट कवर रखना होता है। से कि इंडिया हर महीने 1,000 करोड़ रुपए वर्थ की चीजें इंपोर्ट करता है, तो 1,000 करोड़ रुपए को आप कन्वर्ट करिए डॉलर में। इतना डॉलर आपके पास होना चाहिए हर महीने, एटलीस्ट 3 महीने का डॉलर, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए आपके पास में डॉलर में होना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि आपका इंपोर्ट कवर है मेंटेन। लेकिन सिर्फ 3 महीना ही नहीं, हम लोग और ज्यादा रखते हैं। वो जितना पैसा आप डॉलर में रखते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्यों रखना है? ताकि अपना इंपोर्ट आसानी से कर सके। अगर किसी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ना बचे, जिससे अपना वो बिल्कुल इंपोर्ट ना कर पाए, उसको बोलेंगे कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आ गया, कि अगर वो इंपोर्ट करेगा तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर इंडियन रुपी में कोई ट्रांजेक्शन होता हो तो हम ऐसी किसी क्राइसिस में नहीं फंसेंगे कभी। हम सामान मंगाएंगे, रुपीज में पेमेंट कर देंगे, रुपीज तो हम ही बनाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम बच सकते हैं। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको कम मेंटेन करना पड़ेगा, तो रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम रखना पड़ेगा। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। अब इसके चैलेंजेस की बात करें कि आखिर अभी बेनिफिट्स आपने देख लिए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज क्या होती है, और अगर करेंगे तो उसका फायदा क्या हो, किस प्रकार की समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं, इसके रास्ते में बाधा क्या, क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगर चैलेंजेस की बात करें, रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, तो सबसे पहली जो बाधा हमारे सामने है वो बाधा यह है कि इंडियन इकोनॉमी अभी उतनी स्टेबल नहीं, इंडियन इकोनॉमी उतनी रॉबस्ट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट दैट रॉबस्ट, उतनी स्टेबल नहीं है, नॉट दैट स्टेबल। उसकी स्टेबिलिटी कम है, उसकी रोबस्टनेस, उसकी वास्टनेस, उसकी डेप्थ कम है अभी, उसकी साइज कम है अभी। दूसरी चीज, अगर आप इंडियन रुपी में इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको इंडियन रुपी ज्यादा छापना भी तो पड़ेगा, और अगर इंडियन रुपी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया तो उससे इन्फ्लेशन का खतरा रहेगा। तो आप इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। इसी के तहत आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, और वो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रिलेटेड रिस्क आ जाएंगे। अब ये क्या चीज होती है? कैपिटल अकाउंट रिलेटेड कन्वर्टेबिलिटी क्या चीज होती है? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से आपकी करेंसी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज की जा सकती है। दिस इज कॉल्ड अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। फिर आप देखेंगे तो हमारे पास में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। हमारे यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है उसकी कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल रखी गई है, वो पूरी तरीके से अलाउ नहीं है। अलाउ तो है लेकिन आरबीआई उसकी जांच करता है, जिसको ठीक पाता है उसी को अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कितना अलाउ करेगा वो भी आरबीआई डिसाइड करेगा। देखिए क्यों होता है, हमको फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके रखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपको समझ में आ गया होगा, फॉरेन रिजर्व का महत्व है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब डॉलर में होते हैं या हार्ड करेंसीज में, तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रोजमर्रा की जिंदगी में करना है, बहुत ज्यादा करना है। कोई देश बिना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रह ही नहीं सकता, तो वो हमको करना ही करना है। और करना है तो फॉरेन रिजर्व मेंटेन करके रखना है। फॉरेन रिजर्व के जाने का खतरा होता है अगर ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल होता है तो। कैसे खतरा है? मान लीजिए कि कोई कंपनी इंडिया में आई, उसने एफडीआई किया $100 का, $100 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो आएगी यहां पर कुछ ऑपरेशन किया और प्रॉफिट कमाया। $100 इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कमा के अब उसने $120 बना लिया उसको, और कल को बोला कि अब हमको इंडिया में बिजनेस नहीं करना, हम वापस जा रहे हैं, ये लो अपना रुपया, हमको हमारा डॉलर दो, हम जा रहे हैं। तो वो $100 लेकर आई थी और $120 लेकर जाएगी, तो जो $20 एक्स्ट्रा हम कहां से पाएंगे? हम छापते तो है नहीं डॉलर, तो हम अपने रिजर्व में से देंगे। ऐसे रोज कोई करने लगा तो हम अपना रिजर्व देते जाएंगे, कल को रिजर्व खत्म। तो रिजर्व हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, ए फॉरेन रिजर्व।
इसलिए हम नहीं चाहते कि ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बनाई जाए, तो हम लोगों ने अभी तक इसको रोक के रखा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इंडियन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बन जाए, तो हमको फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा, और जहां ये काम किया तो रिस्क आ जाएगा, फिर वही रिस्क कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हमारे हाथ से जाने लगेगी। तो एक ही बात हो सकती है, या तो आप इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बना लें, तो रिजर्व की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जब तक एक चीज नहीं होती है कि इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल करेंसी पूरी तरह से बन जाए, तब तक तो हमको आवश्यकता होगी ना फॉरेन रिजर्व्स की। और जहां एक बार हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी शुरू कर दी 100%, तो एक रिस्क आ जाएगा। हो सकता है कि यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल अकाउंट और फॉरेन रिजर्व होना शुरू हो जाए, ये एक रिस्क है। तो इस तरीके के कुछ हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को दूर करते हुए हम लोगों को इंडिया को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए अगर हम लोग बात करें कि हाल फिलहाल अभी क्या कदम उठाए गए, तो सबसे पहला आपने देखा होगा कि अब आजकल दो करेंसीज आपस में ट्रांजैक्शन करने की बात चल रही है। जैसे कि इंडिया और ईरान आपस में रुपीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये बातें हो गई। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ में हमने बातें कर ली, और हम उन देशों में जाके आजकल यूपीआई की बात कर रहे हैं। यूपीआई, रुपे कार्ड, ये जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रुपे कार्ड, यूपीआई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, और हम लोग इंडियन करेंसी में पेमेंट करने की बातें करते हैं कि पेमेंट हम लोग जैसे रशिया, आजकल सऊदी अरेबिया के साथ में आपने देखा होगा कि इंडियन फॉरेन, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो गई सऊदी अरेबिया, और वहां पर जाकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब वहां पर इंडियन करेंसी में पेमेंट की जा सकती है जब हम लोग उनसे ऑयल परचेस करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत के मशहूर सिंगर मिका, वो कतर में गए और उन्होंने वहां पर इंडियन करेंसी में पेमेंट किया एयरपोर्ट पर, और उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पर तो इंडियन करेंसी चल गई, मुझे कन्वर्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंडियन करेंसी में ही ट्रांजैक्शन हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहां पर लाउंज में मैं पेमेंट कर रहा था और उन्होंने देखा मेरा इंडियन पासपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि आपके पास इंडियन रुपी होगा, आप उसी में ट्रांजैक्शन कर दीजिए, अब ये यहाँ पर चल रहा है। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा था जबकि गल्फ करेंसीज की बात होती थी। गल्फ नेशंस की करेंसी इंडिया की आरबीआई ही चलाती थी, और गल्फ कंट्रीज में, सारे गल्फ कंट्रीज में इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी बड़े आराम से चला करती थी। बाद में धीरे धीरे करके वहां पर डॉलर ने जगह ले ली। तो अब हमको कोशिश ये करनी है कि हम लोग शुरुआत पहले यहीं से करें जहां से खत्म हुआ, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज, हमारे फ्रेंडली नेशन जैसे ईरान, रशिया की बात कर रहे हैं। रशिया के साथ में भी रूपी रूबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, सऊदी अरेबिया के साथ में साइन हुआ, ईरान के साथ में साइन हुआ, कतर के साथ में, यूएई के साथ में, बहरीन के साथ में, ओमान के साथ में, सिंगापुर के साथ में कर रहे हैं। वैसे ऐसे एक एक कंट्री के साथ में हम लोग पहले बाइलेटरल ट्रीटी साइन कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके जैसे कुछ देशों में ये शुरू हो जाएगा, तो लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। जिन कंट्रीज के साथ हम ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनको इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए, से ईरान अगर रुपीज में पेमेंट कर सकता है इंडिया को, तो दुनिया के किसी देश के पास में अगर रुपी है तो वो उससे ले लेगा, क्योंकि उसको काम आएगा। उसको पता है कि इंडिया में वो इस अगर रुपी ले लेता है तो वो खर्च कर पाएगा। फिर इसी तरीके से सऊदी अरेबिया को भी बात समझ में आई कि वो इंडिया में रुपी में पेमेंट कर सकता है अगर, तो रुपी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके देश में रुपी की डिमांड बढ़ेगी। कल को कोई और देश से, कि ब्राजील और सऊदी अरेबिया का ट्रेड हो रहा है, ब्राजील सऊदी अरेबिया को अगर रुपी में पेमेंट करना चाहता है तो सऊदी अरेबिया ले लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके पास रुपी है तो इस रुपी को वो इंडिया में खर्च कर सकता है, इंडिया से कुछ सामान मंगा सकता है। देखिए, ये सब बात समझ में आ रही। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जबकि इंडिया के पास में इतनी बड़ी इकोनॉमी होगी कि वो सबको सामान सप्लाई कर रहा है। हर एक कंट्री की डिमांड है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, तभी ये सब कुछ हो सकता है। उनको आवश्यकता है अपनी इंडिया की साइज बढ़ा, इंडिया की इकोनॉमी की साइज बढ़ाने की, इंडिया में ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की। ऐसे कुछ और देश अगर ऐसे हो गए, जैसे कि ब्राजील रुपीज में पेमेंट कर दे रहा है, उसको पता चल गया ब्राजील को कि सऊदी अरेबिया को रुपी में पेमेंट कर सकते हैं, वो ले लेता है, तो ब्राजील भी किसी और से रुपी में पेमेंट ले लेगा, वो देश भी किसी जगह और देश से फिर रुपी में पेमेंट ले लेगा, क्योंकि उसको पता है वो ब्राजील को दे सकता है। ऐसे करते करते रुपी की डिमांड बढ़ती जाएगी, हर एक देश कल को रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम अभी तक हम लोग देख रहे थे वो खत्म हो जाएगी। और ये जो स्विफ्ट की जो
स्विफ्ट एक टेक्नोलॉजी, एक प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। अब इस टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली को भी हमारे यूपीआई ने तोड़ दिया है। अब अगर कल को स्विफ्ट बैन भी होता है तो यूपीआई प्लेटफॉर्म की मदद से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से किए जा सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा इजीली किए जा सकते हैं। यूपीआई की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी है कि वो वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शंस को इजीली हैंडल कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे यूपीआई की लोकप्रियता लगातार दुनिया में बढ़ती जा रही है और देश कहते जा रहे हैं कि यूपीआई को यहां पर लागू करिए। कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स इंडिया घूमने आए थे, उन्होंने देखा कितने आसानी से इंडियंस आज बिना करेंसी नोट रखे अपने मोबाइल, अपने स्मार्टफोन से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की छोटी छोटी पेमेंट भी बड़े आसानी से कर देते हैं बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के। तो आज अमेरिका के स्टूडेंट जब वो वापस गए, उन्होंने वहां पर अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से डिमांड की कि यूपीआई को अलाउ करिए इंडिया कि अमेरिका में आए। फ्रांस में, यूरोप में आजकल बातें चल रही हैं। तो ये यूपीआई का करिश्मा है। यूपीआई के थ्रू इंडियन करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन का रूट और खुल रहा है और आसानी से इसको इंटरनेशनल किया जा सकता है। और फिर उसमें कुछ आपने पेमेंट गेटवेज के बारे में बात की होगी, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब आते थे। अब उसके अलावा उसका ऑल्टरनेट रुपे कार्ड, वो भी हमारे पास में। इंडिया की एक एजेंसी है एनपीसीआई नाम की, आपने सुना होगा, उसने इन दोनों चीजों को बनाया है, यूपीआई और रुपे कार्ड। तो इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है भारत की। भारत आज एक आईटी जायंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत प्रोड्यूस करता है। तो हम ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी में इनोवेट कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका लेवरेज करें, इस्तेमाल करें। किस चीज में? अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में। इससे ये जो तमाम सारे फायदे होंगे, उसके अलावा एक और फायदा है जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, और वो है इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंप्रूव होगी। इंडिया की सॉफ्ट पावर भी आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। तो ये तमाम सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। इसको कैसे और किया जा सकता है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खड़ी हो रही हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के कारण, क्या चैलेंजेस हैं, और उनको दूर कर लें तो हम लोग इंडिया को, इंडियन करेंसी को बड़े आसानी से इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैंने बताया एक खतरा भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंडियन रुपी की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो ये सब बातों का, अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाए तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आज के ये दो बहुत महत्वपूर्ण इशू थे, इनको आप जरूर देखने की कोशिश करिएगा। ये शीट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड कर दी जाएगी, उनको जरूर देख लीजिएगा। या आप वहां से अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन भी है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। इसका क्या महत्व है, मतलब नीड क्या है, वही चीज जो भी आपने देखा। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, क्या महत्व है, क्या फायदा हो फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड इट्स पोजीशन इन ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप। दुनिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप में इससे भारत की क्या पोजीशन होगी। बड़े आसानी से मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे इन सारे डिस्कशंस के माध्यम से। उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा। और लास्टली हम लोग इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, विच इज, देखिए एक स्टेटमेंट और असर्शन है। इसकी अगर बात करें, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन हिंडर्ड ड्यू टू लैक ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी। तो ये क्या चीज है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी हैज बीन हिंडर्ड ड्यू टू लैक ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी। अगर हमारे पास में फुल्ली कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट होता तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज में और ज्यादा मदद मिलती। इसलिए मिलती क्योंकि लोगों का और ज्यादा भरोसा होता, लोग और ज्यादा इंडियन रुपी लेते। लेकिन देखिए कौन इंडियन रुपी लेना चाहेगा अगर फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं होगी तो? क्योंकि उसको लगता है कि अगर इंडियन रुपी ले लिया तो फिर हम डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कल को हमको डॉलर चाहिए होगा, फिर क्या करेंगे, हम तो लेके फंस जाएंगे। तो फुल कन्वर्टेबिलिटी होगी तो कभी भी कोई आसानी से गया, रुपए उसके पास में रुपीज है, वो गया, उसने दिया एक्सचेंज सेंटर पर और उसने अपनी करेंसी ली, जो भी करेंसी चाहिए, उसको डॉलर चाहिए, डॉलर लिया, गया। और अगर फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है तो आंसर क्वेश्चन किया जा रहा है, हाँ भाई बताइए, रुपए आपके पास में, डॉलर चाहिए, क्यों चाहिए आपको, कहाँ लेके जाएंगे, क्यों लेकर जाएंगे, कितना कितना चाहिए? अच्छा 1 लाख रुपए का कन्वर्ट कराना? नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा, 10,000 कन्वर्ट करा लो, बस इतना ही करेंगे। ये सब आज की डेट में होता है।
तो अगर ऐसा रहा तो कौन लेगा? इसके कारण से एक हिंड्रेंस पैदा हो रही है। असर्शन क्या है इसके पीछे? द इंडियन रूपी एंजॉयज फुल कन्वर्टिबिलिटी इन ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ऐसा तो नहीं, ये गलत है ना, दिस इज फॉल्स, ये लग रहा है। असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। ऑप्शन सी ये सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब आपको ये सब, ये दोनों इश्यूज बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको फिर से आप हमारी शीट के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा।